नमस्कार सभी को। बटनेर क्लासेस हनुमानगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए तथा यूजीसी नेट के नॉर्मल पेपर के लिए अपने चल रहा था ब्रिटिशकालीन भारत में शिक्षा का विकास। इसी कड़ी में पिछली 2 वीडियो आपको मिल चुकी है। तीसरी जो आज की क्लास है उसमें अपने बात करेंगे 1854 से पूर्व तक किस प्रकार शिक्षा की प्रगति होती है। सबसे पहले अगर बात करें, जैसे 1854 तक अनेक अधिनियम भी पारित हो चुके थे। 1813 का चार्टर एक्ट भी पारित हो चुका था। इसके बाद जो आंग्ल प्राच्य विवाद हुआ, इस आंग्ल प्राच्य विवाद में भी बेंटिक के काल में अंग्रेजी भाषा को लागू कर दिया, लेकिन ये विवाद जब थमा नहीं तब ऑकलैंड के काल में इस विवाद को समाप्त किया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें कि शिक्षा में 1854 तक कितना विकास होता है, सबसे पहले बात करें, एक योजना थी ग्राम शिक्षा योजना। हालांकि परसों भी इसके बारे में थोड़ा बता चुका था, और ये शुरू करूँ इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बतानी थी। जैसे कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि हमारे आपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है वो ओपन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आप एक काम करें, आप टेलीग्राम में जाइए और इस टेलीग्राम में सर्च करना है बटनेर क्लासेज। और अगर पर्सनल ग्रुप में जुड़ना है तो आप विकास बाम्बू भी टाइप कर सकते हैं। दोनों ही ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम अगर वैसे लिंक से नहीं ओपन हो रहा है तो आप बटनेर क्लासेज लिंक से भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है, इस टेस्ट सीरीज़ से जुड़ने के लिए भी आप जो नंबर दिए हुए हैं नीचे भी चल रहे हैं, इस नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपसे एक निवेदन भी था कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि जब मैं स्टूडियो ओपन करके देखता हूं तो उसमें पता चलता है कि पिछले 48 घंटों में लगभग 200-250 स्टूडेंट अलग अलग प्रकार की वीडियोज़ देख रही हैं, लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करा। तो ऐसा ना करें, आपके इसी सब्सक्राइब के सहयोग पे हम चल रहे हैं। तो आपसे ये निवेदन भी है कि अगर आप वीडियो देख रहे हो, उसका फ़ायदा ले रहे हो, तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद। बाकी आप खुद समझदार हैं। तो 1854 से पहले हम शिक्षा के बारे में बात कर रहे थे। तो एक योजना थी ग्राम शिक्षा योजना, और इस ग्राम शिक्षा योजना को शुरू किया था उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में। यहाँ का एक गवर्नर था जेम्स थॉमसन, और इस जेम्स थॉमसन के द्वारा इसे मूर्त रूप दिया था। बहुत सी बातें इसके बारे में बता चुका था। जैसे इसमें क्या किया जाता है, ग्राम शिक्षा योजना में जो छोटे छोटे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल थे और जिनमें बच्चों की संख्या कम थी, उन्हें बंद करके देसी भाषा में शिक्षा देने का कार्य शुरू किया था। तो ये थी ग्राम शिक्षा योजना। इसके बाद एक समिति बनाई थी, लोक शिक्षा समिति। 1823 में इसका गठन हुआ था और 1841 में इसे समाप्त कर दिया। इसकी जगह काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई, काउंसिल ऑफ एजुकेशन। इसी तरह अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए भी कुछ संस्थाएं चलाई गई थी। जैसे एक था नॉर्मल स्कूल। 1847 में हार्डिंग के समय शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में इस नॉर्मल स्कूल की स्थापना की गई थी। इसके बाद अगर बात करें, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज 1835 में स्थापित हुआ था। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, और ये भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था। इसके बारे में अपने जो स्कूल मैनेजमेंट है उसके बारे में भी डिटेल से आप देख लेना। 1847 में थॉमसन के द्वारा इसे स्थापित किया था। इसके बाद और बात करें तो पूना कॉलेज 1851 में स्थापित हुआ था। तो 1854 से पहले ये कुछ प्रमुख संस्थाएं थी शिक्षा के क्षेत्र में। इसके बाद बात करें 1854, एक महत्वपूर्ण काल था, क्योंकि 1813 का चार्टर एक्ट पारित हुआ। इसके बाद इसमें क्या हुआ, 20 वर्षों के लिए कंपनी का जो प्रशासन था उसे आगे बढ़ा दिया। 1833 का एक्ट पारित हुआ, इसी में 20 साल के लिए बढ़ा दिया। और 1853 में जब चार्टर के नवीनीकरण की बात आती है, तो 1853 का चार्टर एक्ट जिस समय नवीनीकरण हो रहा था, उसी समय एक संसदीय समिति की भी स्थापना की गई और इसमें देखना था कि भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार किस प्रकार होता है।
19 जुलाई 1854 में इस समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश की जाती है और इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर वुड घोषणा पत्र जारी किया गया। वुड की अगर बात करें, इसका नाम था चार्ल्स वुड, और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष भी था। तो इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल अध्यक्ष के नाम पर इस घोषणा पत्र को वुड घोषणा पत्र कहा जाता है। वुड घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि पहली बार इतने व्यापक स्तर पर शिक्षा के लिए कुछ करने की इसमें योजना बनाई गई। कुल इस वुड घोषणा पत्र की बात करें तो इसमें लगभग 100 अनुच्छेद थे और इतने विशाल स्तर पे जब ये एक्ट पारित हुआ तो इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हालांकि भारतीयों ने इसकी आलोचना भी की थी, क्योंकि घोषणा पत्र और वास्तविक कार्य में बहुत फर्क होता है। वर्तमान में भी है, उस समय भी होता है। इस वुड घोषणा की अगर हम बात करें उद्देश्य, तो उसका एक उद्देश्य मुख्य रूप से अपने बात करेंगे 2 उद्देश्यों की। पहला उद्देश्य था कि भारतीयों को इस प्रकार शिक्षित किया जाए कि वो कंपनी की सेवा स्वामी भक्ति के रूप में करें, पूरी तरह से कंपनी के कार्यों को माने और ब्रिटिश शासन में भी उनकी रुचि जागृत हो। दूसरा, इस प्रकार का युवा वर्ग पैदा करना है या इस प्रकार का भारतीय वर्ग पैदा करना है जो इंग्लैंड के सामान की खरीदारी करेगा, पश्चिमी संस्कृति को अपनाएगा। तो आर्थिक कारण भी था इसमें, और एक स्वामी भक्त वर्ग स्थापित करना ये भी एक मुख्य कार्य था। तो दोनों ही उद्देश्यों को लेकर ये शिक्षा पत्र जारी किया गया। इस शिक्षा पत्र के द्वारा कुछ प्रमुख योजनाएं बनाई गई। जैसे पहली योजना थी 500 प्रांतों, बंगाल, मद्रास, बम्बई, पंजाब और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, इन 500 प्रांतों में एक एक कॉलेज शिक्षा विभाग की स्थापना होगी। प्रत्येक प्रांत में जब एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना होगी तो वहाँ एक प्रमुख लोक निदेशक भी बनाया जाएगा, और इस लोक निदेशक का कार्य होगा प्रतिवर्ष वार्षिक प्रतिवेदन सरकार को भेजना। प्रतिवर्ष वार्षिक प्रतिवेदन, और ये वार्षिक प्रतिवेदन सरकार को भेजा जाएगा। दूसरा, लंदन विद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास तीनों प्रेसिडेंसियां, यहाँ पर 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर। अब इन विश्वविद्यालयों का कार्य होगा उपाधियां देना और परीक्षा लेना, परीक्षा लेना, उपाधियां देना। पहले परीक्षा लेंगे, बाद में उपाधि देंगे। और इन विश्वविद्यालयों में कुलपति का पद होगा, इसके अलावा उपकुलपति का पद होगा, और इसमें फेलो भी होंगे। फेलो यानी अधि सदस्य, और इन अधि सदस्यों की जो नियुक्ति है वो नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाएगी। तो लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। हालांकि इस अधिनियम के अंतर्गत 1858 में इन तीनों विश्वविद्यालयों की स्थापना हो गई। हालांकि बाद में लाहौर और इलाहाबाद में भी विश्वविद्यालय खोले गए थे। ठीक है। तीसरा इसमें था कि संपूर्ण भारत में श्रेणीबद्ध विद्यालयों का जाल बिछाया जाएगा। अपने पिछली वीडियो में बात की थी कि शिक्षा किस प्रकार दी जाए, इसमें मतभेद था। एक चाहता था कि समाज के उच्च वर्ग को शिक्षित करे, एक चाहता था कि समाज के निम्न वर्गों को शिक्षित करे। उच्च वर्ग वाला जो था कि शिक्षा उच्च वर्ग से छन छन के नीचे आएगी, जिसे अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत कहा गया। अब तक शिक्षा में अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत चल रहा था, लेकिन इस वुड घोषणा पत्र के द्वारा अधोमुखी निस्यंदन के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। अब जब उस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया तो इसका मतलब था कि अब आम जनता को शिक्षित करने का कार्य ब्रिटिश सरकार करेगी। तो इसके लिए संपूर्ण भारत में श्रेणीबद्ध विद्यालयों का जाल बिछाया जाएगा। ग्राम स्तर पे छोटे विद्यालय, फिर कुछ गांव को मिला के एक मिडिल स्कूल, इसके बाद एक हाई स्कूल, इसके बाद कॉलेज, और फिर प्रेसिडेंसियों में विश्वविद्यालय। तो इस प्रकार का जो जाल होगा, इसमें सबसे नीचे के क्रम पे होगा प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय के बाद मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय। इस प्रकार इनकी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको आम जनता तक पहुंचाने का कार्य भी किया जाएगा। पांचवा था प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षण विद्यालयों की स्थापना की जाएगी।
इससे पहले कलकत्ता में नॉर्मल स्कूल की स्थापना हुई थी, थोड़ा पीछे अपने बात की थी। लेकिन अब प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय होगा। इसमें महिला शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया गया। महिलाओं के लिए विशेष स्कूल भी स्थापित किए जाएंगे और महिलाओं को शिक्षा के साथ प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा गया। एक इसमें आप और लिख सकते हो, वैसे मैंने आपको बता दिया, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत अस्वीकार कर दिया, का सिद्धांत अस्वीकार। तो ये था वुड घोषणा पत्र की प्रमुख बातें। वुड घोषणा पत्र भारत के कल्याण के लिए नहीं था। इसमें क्या था, भारतीयों को एक ऐसा वर्ग भारतीयों का तैयार करना था जो ब्रिटिश माल का उपभोक्ता बने, क्योंकि उनको शिक्षित इस प्रकार से किया जाएगा वो ब्रिटिश साजो सामान को का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो एक तो उपभोक्ता बनाना और दूसरा उस वर्ग को सरकारी नौकरी देके उन्हें स्वामी भक्त बना लिया गया। और वुड घोषणा पत्र की सभी सिफारिशें भी लागू हो गई। और जब सिफारिशें लागू हो गई तो इस वुड घोषणा पत्र के बाद कुछ विद्यालयों की स्थापना होती है। जैसे अपने बात करें तो 1855 में लोक शिक्षा विभाग की भी स्थापना हो गई। 1858 तक तीनों विश्वविद्यालय भी स्थापित हो गए और JAD बेथुन के द्वारा महिला पाठशालाओं को भी खोला गया। तो वुड घोषणा पत्र के बाद इतना कुछ विकास होता है। अब एक और कारण हो गया, इस वुड घोषणा पत्र में उच्च शिक्षा पर अधिक बल दिया गया। उच्च शिक्षा पर, जैसे ही उच्च शिक्षा पर बल दिया तो कुछ भारतीय जो वास्तव में इंटेलिजेंट थे, इन्होंने ICS की परीक्षा होती थी उस समय, भारतीय सिविल सेवा, और इस ICS परीक्षा को उत्तीर्ण कर दिया। अब ICS परीक्षा को जब उत्तीर्ण कर दिया तो सरकार को ये बड़ी समस्या होगी, क्योंकि अब भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाएगा और जब अगर इन पदों पर अधिकांश भारतीयों की नियुक्ति होने लगी तो फिर ब्रिटिश शासन को खुद की चिंता भी होने लगी। तब ब्रिटिश शासन ने क्या किया, इस ICS के लिए एक तो उम्र कम कर दी। अब जब उम्र कम कर दी तो इसका मतलब है कि जो पढ़े लिखे भारतीय हैं जो एक निश्चित इस उम्र के बाद भी तैयारी कर रहे हैं, उनको नियुक्ति नहीं मिलेगी, उनको परीक्षा में शामिल ही नहीं किया जाएगा। और सरकार ने भी सोचा कि अगर उच्च शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया तो ICS में ज़्यादा भर्ती होंगी। तो इसका क्या इलाज किया जाए, इसी के लिए अगला जो होगा आयोग स्थापित किया जाएगा, इसे कहा जाएगा हंटर आयोग 1882। अब हंटर आयोग 1882, हंटर आयोग में प्रमुख इसका कार्य था 1854 के वुड घोषणा पत्र की व्याख्या करना या उसकी समीक्षा करना। तो 1882 में रिपन के काल में इस आयोग की स्थापना की जाती है। इस आयोग की बात करें तो कुल इसमें 20 सदस्य थे और इसका जो अध्यक्ष था वो था सर विलियम विल्सन हंटर, विलियम विल्सन हंटर। और इन 20 सदस्यों में से 8 भारतीय भी शामिल थे। इसके सुझाव का जो क्षेत्र था वो केवल और केवल प्राथमिक और माध्यमिक था, प्राथमिक व माध्यमिक। इस हंटर आयोग के द्वारा कुछ सिफारिशें की जाती है। जैसे इन्होंने कहा था कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो स्थानीय भाषा और उपयोगी विषय में। स्थानीय भाषा का यहाँ मतलब है मातृभाषा, क्योंकि वुड घोषणा पत्र के बाद जब सरकार में उच्च पदों पर भारतीयों का प्रवेश होता है तो सरकार ने सोचा कि अपने क्यों ना उच्च शिक्षा की जगह प्राथमिक शिक्षा पर बल दे, ताकि उच्च शिक्षा में जब एक अच्छी क्वालिटी नहीं दी जाएगी तो अपने आप ICS नहीं बनेगी। तो इसके लिए प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में और उपयोगी विषय में दी जाने की इस आयोग के द्वारा सिफारिश की गई। दूसरा, प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण है वो स्थानीय प्रशासन, जिला और नगर बोर्डों को भी सौंप सकते हैं और इसके लिए वो शिक्षा उपकर भी लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हंटर आयोग ने यह भी कहा था कि शिक्षा पर सरकार प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप न करे, बल्कि
इसे प्रांतीय और नगर बोर्डों के अधीन कर दो ताकि वो अपने आप करते रहेंगे। तीसरा इसने कहा था कि माध्यमिक शिक्षा दो प्रकार की होनी चाहिए, एक थी साहित्यिक शिक्षा और एक व्यावसायिक या व्यापारिक शिक्षा। साहित्यिक शिक्षा में समाज का जो उच्च वर्ग है, जो आगे की शिक्षा को कंटिन्यू कर सकता है, उसके लिए साहित्यिक शिक्षा, और व्यावसायिक और व्यापारिक शिक्षा जिसके द्वारा समाज का ऐसा वर्ग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है वो ये शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन यापन संबंधी अपना कार्य करेगा, व्यावसायिक कार्य कर सकता है। चौथा इसने कहा था कि शिक्षा में निजी प्रयासों का स्वागत होना चाहिए, निजी शिक्षण संस्थानों का स्वागत हो, उन्हें अनुदान भी दिया जाए। पांचवा, उच्च शिक्षा में सरकार का हस्तक्षेप हट जाने का अनुरोध किया, क्योंकि सरकार का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप था, नियुक्तियों में भी हस्तक्षेप था, जो अधिसदस्य या फेलो नियुक्त किए जाते थे उनमें भी सरकार उनका मनोनयन करती थी। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार का प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप होगा शिक्षण संस्थानों में तो सरकार अपनी नीतियां इन विश्वविद्यालयों में लागू करेगी। तो इस आयोग ने कहा था कि सरकार को उच्च शिक्षा में हस्तक्षेप नहीं दिया जाना चाहिए। छठा भाग था कि छात्रों को नैतिक शिक्षा देने के लिए धर्म के जो आवश्यक और मौलिक सिद्धांत है उनकी एक पुस्तक तैयार करवाई जाए। इस पुस्तक को अनिवार्य रूप से संस्थाओं में लागू किया जाए, क्योंकि नैतिक शिक्षा भी बच्चे के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। तो इस नैतिक शिक्षा के लिए धार्मिक शिक्षा पर भी बल दिया था, हालांकि इससे पहले देखें तो शिक्षा में धर्म का कोई स्थान नहीं था। सातवां, विभिन्न कॉलेजों का जो पाठ्यक्रम है वो एक समान होना चाहिए। तो हंटर आयोग के द्वारा ये 7 प्रमुख जो सिफारिशें थे ये की जाती है। ठीक, अब इन सिफारिशों को मान लिया, और जहाँ मानेंगे तो इसमें सीधा सा लिखा हुआ था, एक तो उच्च शिक्षा में सरकार का हस्तक्षेप ना हो, और दूसरा सरकार का भी उद्देश्य था प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर अधिक बल देने का। तो इस सिफारिश को मान लिया, और मानने के बाद सरकार ने उच्च शिक्षा में अपना योगदान कम कर दिया और प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर अधिक जोर देना शुरू किया। हालांकि इस काल तक अगर अपने बात करें, क्योंकि 1882 लेके अपने बात करेंगे 1902 के काल तक, 1902 तक के काल की शिक्षा की अगर समीक्षा करें तो इसमें सर्वाधिक प्रसार भी होता है। समाज का मध्यम वर्ग ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करता है, और क्योंकि मध्यम वर्ग कम संपन्न था और अंग्रेजी शिक्षा ज़्यादा प्राप्त करेगा ताकि उसे सरकारी नौकरी भी प्राप्त हो। और सरकार ने भी इन शिक्षण संस्थानों में केवल आर्थिक नियंत्रण ही रखा। सरकार का केवल इतना ही काम था कि उनके दिए गए अनुदान का वास्तविक रूप में सही रूप से व्यय हो रहा है, तो केवल आर्थिक नियंत्रण तक ही रखा था। दूसरा, अगर भारत में इस समय देखें 1882 में या 1882 के बाद, तो इस काल में कुछ प्रमुख घटनाएं घटित होती हैं। जैसे 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। स्थापना के बाद भारत में स्वराज्य की मांग जोर पकड़ रही थी। इसके बाद के काल की बात करें, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे। इसके अलावा अगर हम बात करें, भारत में प्रेस व पत्रकारिता बढ़ रही थी, चारों ओर सरकार की आलोचना हो रही थी, और पूरी तरह से राजनीतिक वातावरण बिगड़ा हुआ था। भारतीय इस समय ज़्यादा से ज़्यादा मांग कर रहे थे, क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे। तो इन्हीं सब ये जो चल रहा था, इसी समय आगमन होता है कर्जन का। और कर्जन का ये विचार था कि वर्तमान में जो राजनीतिक असंतोष चल रहा है, इसका एक ही कारण है हमारे द्वारा दी जाने वाली शिक्षा। और ये कर्जन है, ये मैकाले का भी आलोचक था, मैकाले का आलोचक। तो कर्जन का ये मानना था कि अगर शिक्षा का स्तर अधिक ऊंचा उठा दिया तो भारतीय हमारी बराबरी का प्रयास करेंगे। तो शिक्षा में बदलाव की भी ज़रूरत थी कर्जन के अनुसार। दूसरा, कर्जन का ये मानना था कि जिन शिक्षण संस्थानों पर सरकार का नियंत्रण नहीं है वहाँ पर अनुशासनहीनता पाई जा रही है। जैसे कलकत्ता और बंगाल के जो कुछ विद्यालय और महाविद्यालय थे, तो वो कहीं ना कहीं राजनीतिक आंदोलन में भी छात्र छात्राएं भाग ले रहे थे। तो कर्जन का ये मानना था कि विद्यालयों में जो अनुशासनहीनता बढ़ रही है, इस अनुशासनहीनता का एक ही कारण है हमारे द्वारा दी जाने वाली शिक्षा। और इस शिक्षा में
कर्जन के अनुसार कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी होने चाहिए। तो कर्जन के भारत आने के समय इन स्थितियों को देखते हुए शिक्षा में परिवर्तन की आवश्यकता थी, और इसके बाद कर्जन के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उनकी बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपसे निवेदन पहले भी किया था, अभी भी कर रहा हूँ कि अगर आप वीडियो लगातार देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। इसके अलावा आपके लिए एक जानकारी और है, अब जो चल रहा है जैसे ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास, और इसके बाद अगर हम बात करेंगे गांधी युग की, तो इतिहास में इनको बहुत ही थोड़ा डीपली जाना पड़ेगा। तो मेरा भी प्रयास रहेगा जितना इतिहास के सेकंड पेपर में जितना सिलेबस आता है या जिस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं वहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा। तो इतिहास वाले स्टूडेंट्स भी इसे विशेष रूप से देखें। ठीक है, बाकी धन्यवाद।